हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बी एंड सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से हमारे एंटरप्राइज होते हैं। ठीक है, और इसको कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसके क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन व्यावसायिक संगठनों को शामिल किया जाता है जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं तथा जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उन सारे बिजनेस को इंक्लूड किया जाता है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाता है जो एक गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते थे। ठीक है, जिनको सरकार कंट्रोल करती है और सरकार के अंदर ही ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक अथवा राजकीय उपकरणों को पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। देखो क्या करें कि सार्वजनिक अथवा राजकीय मतलब स्टेट वाइज कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो अगर सार्वजनिक मतलब सरकार के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, को जो भी कंपनी है, ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, समाज में। और इससे क्या है कि जो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों का ही बोलबाला था कि 19वीं शताब्दी जब क्या कहते हैं हमारा देश आज़ाद नहीं था, उससे पहले ही जितनी भी कंपनियां थी वो कौन सी थी, प्राइवेट थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या था कि 19वीं शताब्दी तक हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारी प्राइवेट थी। इस वजह से गवर्नमेंट कंपनियों को लाने में बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। ठीक है, परंतु जैसे ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ, निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों में कुछ दोष दिखाई पड़ने लगे। देखो क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा 20वीं शताब्दी है, जो हमारा देश देश जो था आज़ाद होने लगा। ठीक है, तो देश आज़ाद होने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे औद्योगिक विकास मतलब मशीनरी वगैरह, कंपनी वगैरह, ये सब चीज़ों का भी विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, तो जब शुरू हुआ इन सब चीज़ों का विकास, तो निजी क्षेत्र में जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कंपनियां थी, उन कंपनियों में बहुत सारे ऐसे घोटाले या बहुत सारी ऐसी बेईमानी दिखाई पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा दोष दिखाई पड़ने लगे। जैसे उपभोक्ता श्रमिकों का शोषण करने, प्राइवेट कंपनियां क्या करती थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी, ये कस्टमर्स को शोषण करती थी। मतलब शोषण क्या कि उनको कम की क्या कहते हैं ज़्यादा कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध न कराना। ठीक है, बड़े व्यवसायी उपकरणों की एकाधिकारी प्रवृत्ति मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस थे उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार था समाज में। ठीक है, गलाकार प्रतियोगिता आदि, गलाकार मतलब कॉम्पिटिटर के साथ मतलब गलत तरीके से क्या कहते हैं कंपटीशन करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी समाज में चल रही थी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में उन उद्योगों के विकास को और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी और जिनका लाभ अर्जित करने का समय बहुत लंबा था। देखो क्या करें, इसी वजह से क्या हुआ कि जो निजी क्षेत्र जो था, उन निजी क्षेत्र की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके विकास की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, और इनको लाभ अर्जित करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा समय लेना पड़ता था। ठीक है, इन सब का परिणाम ये हो कि जनता की शोषण से मुक्ति के लिए और देश के संपूर्ण विकास के लिए राजकीय हस्तक्षेप का आवश्यक समझा जाने लगा। क्या हुआ कि इन सब का परिणाम ये माना गया कि जो भी जनता थी, जिनका शोषण हो रहा था, जनता इन शोषणों से मुक्त हो गई। ठीक है, और जनता इन शोषण से कैसे मुक्त हुई, क्योंकि इनमें देश के जो संपूर्ण जो विकास था, ठीक है, उसमें राजकीय हस्तक्षेप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाने लगा। तो उसके बाद हमारा जो आता है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपकरणों का अर्थ। देखो क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उपकरणों का क्या अर्थ है, इसमें हम जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उपकरण है क्या। ठीक है, सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रमों का अभिप्राय ऐसे उपक्रमों से है जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। मतलब उपक्रम मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ऐसी कंपनी वगैरह, ठीक है, जिसमें काम हो। ठीक है, तो सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट की, पब्लिक की, ठीक है, क्या कहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं किसके द्वारा, सरकार द्वारा। ठीक है, जिनका स्वामित्व व प्रबंधन भी सरकार के हाथों में होता है। इनका जो मैनेजमेंट होता है, इनका जो क्या कहते हैं स्वामित्व होता है, अधिकार जो होता है, किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, और इन उपक्रमों में सरकार या तो स्वयं उनकी एकमात्र स्वामी होता है। और इनमें क्या होता है, इन जो भी एंटरप्राइज है, इन एंटरप्राइजों में जो क्या कहते हैं स्वामी जो माना जाता है वो हमारा सरकार ही माना जाता है, क्योंकि इसकी जो देख रेख करता है, इसकी जो निगरानी करता है वो सरकार करता है। ठीक है,
अथवा इनका अधिकतम स्वामित्व सरकार के पास होता है, क्योंकि इनका अधिकतम से ज़्यादा जब सरकार की नजर कंट्रोल में होता है ये काम, तो इस वजह से जो इनका जो स्वामित्व होता है वो सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, इनको राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, कि एक ही एंटरप्राइज को इन्होंने अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनका उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएं सेवाएं प्रदान करना होता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी पब्लिक है, जो भी हमारे कंज्यूमर्स है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सस्ती दामों पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को प्रदान करते हैं। ठीक है, इनका यही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत कम काम करते हैं। ठीक है, यद्यपि इनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है, लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य को अलग नहीं किया जा सकता। ये लोग जो होता है इनका उद्देश्य तो यह है कि सर्विसेज देना, लेकिन ये लाभ को भी कमाना इनके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये लाभ नहीं कमाएंगे तो फिर अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो ये लाभ भी कमाते हैं लेकिन सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम समाज सेवा करते हुए उचित लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि सभी सरकारी संस्थाएं सरकारी उपक्रमों में सम्मिलित नहीं होती। देखो कह रहा है कि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी सरकारी संस्था या सरकारी उपकरण है में शामिल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि सरकारी अस्पताल हो गया, हमारा सरकारी कॉलेज आदि सरकारी उपक्रम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अतः उन सरकारी संस्थाओं को ही सार्वजनिक उपकरण कहा जाता है जो आर्थिक अथवा व्यावसायिक क्रिया करती है। देखो क्या कर रहे हैं, उन सरकारी संस्थाओं को ही, अतः केवल उन सरकारी संस्थाओं को सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जो आर्थिक अथवा व्यवसायिक क्रिया करती है। आर्थिक मतलब कि इकोनॉमी लेवल के लिए है और बिजनेस करती है। ठीक है, और वो जो व्यवसाय करती है मतलब बिजनेस करती है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सरकारी संस्थाएं जो होती है, वो सरकारी संस्थाएं जो होती है जो सार्वजनिक उपकरण उनको कहा जाता है, जो सिर्फ इकोनॉमी के लिए और हमारे कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कोई बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, सार्वजनिक उपकरण कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र नहीं कहेंगे। ठीक है, राजकीय उपक्रमों के सबसे सरल एवं स्पष्ट उदाहरण राष्ट्रीय बैंक दे लो, जो हमारे शहरों एवं गाँव में स्थापित किए गए हैं। यद्यपि इनमें से किसी बैंक की शाखा जैसे यूको बैंक के बाहर लगे साइन बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो उस पर बैंक के नाम के नीचे भारत सरकार का उपक्रम भी लिखा होगा। ठीक है, कि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं, ठीक है, जिन बैंकों के नीचे जो होता है भारत सरकार का उपक्रम लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे जो कंट्रोल ऑफ होता है वो किसका होता है, भारत सरकार का। ठीक है, ये लिखा जाना इस बात का संकेत है कि सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, सार्वजनिक क्या हमारा उपक्रम। ठीक है, आगे क्या करें, यूको बैंक तथा कुछ और सार्वजनिक उपक्रमों के नमूने आगे पृष्ठ 109 पर छापे गए। ठीक है, तो ये आपका सारे जो है सार्वजनिक उपकरण के नाम है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषता। अब देखो इसकी क्या विशेषता है, क्या फायदे है इसका। पहला फायदा क्या कह रहा है, राजकीय स्वामित्व। इसमें जो स्वामित्व होता है क्या होता है, स्टेट वाइड होता है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व या तो पूर्णतः केंद्रीय या राज्य या स्थानीय सरकार या इनके पास संयुक्त रूप से होता है। देखो क्या कह रहा है कि सार्वजनिक जो भी उपक्रम होते हैं उनका जो स्वामित्व होता है या तो पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है या राज्य सरकार के हाथ में होता है, या जिस स्थान पे वो क्या कहते हैं बिजनेस स्टार्टअप किया गया है वो बिजनेस है उसके सरकार के हाथ में होगा। ठीक है, या पूरी रूप से मतलब जहाँ पे स्टार्ट किया गया वहाँ पे होगा। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम में निजी क्षेत्र को भी भागीदारी हो सकती है। देखो सार्वजनिक उपक्रम में जो है प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास कुल अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर इसको इंक्लूड करती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उनके पास कम से कम 51% भाग जो होता है कैपिटल का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि राजकीय का अर्थ राज्य से नहीं बल्कि सरकार से। ठीक है, ये याद रखना कि राजकीय मतलब स्टेट वाइड नहीं बल्कि यहाँ पे सरकार से माना गया, जिसमें सभी सरकारें शामिल होती है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो या आपका स्थानीय सरकार हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, राजकीय नियंत्रण, स्टेट कंट्रोल। सार्वजनिक उपकरणों का जो प्रबंध और नियंत्रण जो होता है सरकार के हाथों में होता है। कुछ उपकरणों की स्थापना सरकार अपने ही विभागों के अंतर्गत करती है। ठीक है, मतलब कुछ क्या कहते हैं, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनकी जो स्थापना होती है सरकार खुद उसको क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, और उनका जो नियंत्रण कंट्रोल जो होता है सरकार खुद देखती है। जैसे डाकतार सेवाओं को भारतीय डाकतार विभाग को सौंप दिया गया है। ठीक है, कि जैसे हमारा डाकतार जो सेवा है उसको किसको सौंपा गया, भारतीय डाकतार विभाग को सौंप दिया गया, जिसका संचालन संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसका जो संचालन जो होता है मतलब इसको कौन देखता है, हमारा संचार मंत्रालय। ठीक है, और इसी प्रकार कुछ अन्य उपक्रमों को स्वतंत्र बोर्ड जैसे भांकड़ा नागल कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड, ये सारे
सारे ऐसे हैं जो हमारे क्या कहते हैं डैम जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है। और इन डैमों को भी क्या कहते हैं कंट्रोल जो नियंत्रण है, ठीक है, इसको किसके हाथ में सौंप दिया गया है? सरकार के हाथों में सौंप दिया गया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा? वित्तीय स्वतंत्रता। सार्वजनिक उपकरणों की लगभग सभी वित्तीय आवश्यकता सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती रहती है। देखो क्या कह रहा है कि जो भी हमारे सार्वजनिक उपकरण है, इन लोगों की जो भी फाइनेंशियल क्या कहते हैं पैसे की जो भी जरूरत पड़ती है, वो कौन करता है? सरकार करती है, ठीक है। सरकार इनमें इन्वेस्ट करती है, विनियोग करती है, ठीक है। लेकिन आजकल सरकार की उदार नीतियों के कारण सरकारी उपकरणों को अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी करने के लिए जनता से वित्त प्राप्त करने की अनुमति देगी गई। देखिए, लेकिन आजकल सरकार की ऐसी ऐसी नीतियां आ गई, ऐसी ऐसी पॉलिसी आ गई, जिस वजह से सरकारी उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। तो इस वजह से सरकारी उपकरणों को ये क्या कहते हैं अनुमति दे दी गई है कि वो जनता से मतलब पैसे जो है वो ले सकता है, ठीक है। इसलिए सरकारी उपकरण अब अपनी अधिकतर वित्तीय आवश्यकता को जनता से ऋण एवं पूंजी के रूप में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी उपकरण होते हैं वो जनता से ही लोन के रूप में, ठीक है, कैपिटल के रूप में, एसेट्स के रूप में पूंजी को इकट्ठा करती है, ठीक है। इन उपकरणों की वित्तीय स्वतंत्रता का संकेत है, ठीक है, मतलब इनके पास आज़ादी है वित्तीय को इकट्ठा करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? सेवा के उद्देश्य के लिए, सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं ये। राजकीय उपकरणों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज को सेवा प्रदान करना होता है, ठीक है। एक निजी उपकरण की स्थापना तभी की जाती है यदि उसमें लाभ की कुछ उम्मीद हो। देखो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी को इसीलिए इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करती है, ठीक है। बट जो हमारे सार्वजनिक उपकरण है, इसको इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है क्योंकि ये सर्विस मोटिव के लिए काम करती है। लेकिन राजकीय उपकरणों की स्थापना करना यदि समाज सेवा के लिए जरूरी हो तो हानि होने की दशा में इनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो अब हमारे जो राजकीय उपकरण है, इनको इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हानि होने की दशा में भी इनको स्थापित किया जाता है, लेकिन हानि अगर इनको हो रही है तो भी इन दशा में भी इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायिता होते हैं ये लोग, ठीक है। निजी क्षेत्र के उपक्रम अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों और विशेष रूप से अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखो, जो निजी क्षेत्र के जो उपकरण होते हैं वो अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों, मतलब अगर उनके मतलब अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके एंटरप्राइज में क्या हो रहा है, बढ़ावा नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो जवाबदेही होते हैं वो सिर्फ कुछ लोगों को ही जवाब दे सकते हैं। जैसे उनके जो स्वामी होगा उसको दे रहे हैं, या उसका जो हेड होगा उसको देगा, उत्तरदायी होगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर राजकीय उपकरण है, ना केवल सरकार बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको जनता को भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन उपक्रमों की सफलता और असफलता के बारे में संसद विधानसभा में भी टिप्पा टिप्पणी कर सकते। देखो, अगर जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुना है, ठीक है, तो उन प्रतिनिधियों के से भी वो क्या कहते हैं सफलता असफलता के बारे में जान सकते हैं, और संसद और विधानसभा में उसके बारे में विचार विमर्श भी कर सकते हैं वो, ठीक है। छठा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रबंध में नौकरशाही। क्योंकि सार्वजनिक उपकरण सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इनका प्रबंध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी सार्वजनिक उपकरण होते हैं वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है? सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी इसमें प्रशासनिक रूल होते हैं, मतलब इसमें शासन के थ्रू ही काम चलता है, ठीक है। और प्रशासनिक अधिकार कौन कौन अधिकारियों द्वारा ही दिए जाते हैं, मतलब जो उस पर हेड होंगे वही इसको सही तरीके से मैनेजमेंट करके चलेगा, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं उपनियमों को ध्यान में रखते हुए इन उपकरणों का संचालन करते हैं। देखो, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो उनको कंट्रोल करता है, जो उसको चलाता है सही तरीके से, वो सरकार द्वारा जो भी बनाए गए जो नियम होंगे उन नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका संचालन करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और परिणाम स्वरूप निर्णय में लोचशीलता का अभाव रहता है, और अगर निर्णय में इसी वजह से क्या होता है कि लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि निर्णय लेने में देरी हो जाती है इन लोगों को, कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी पास की, फिर उनको ये पॉलिसी सही लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है, उस पर फिर ये लोग बातचीत करेंगे। तो इस वजह से क्या हो कि इनके जो डिसीजन मेकिंग का जो समय होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा वेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। इस विशेषता के कारण इनको उपकरणों में निर्णय इतनी शीघ्रता से नहीं लिए जाते जितने कि निजी उपकरणों में लिए जाते हैं। और प्राइवेट जो हमारी एंटरप्राइज होती है वो जो होती है बहुत जल्दी से निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। मधुर औद्योगिक संबंध होता है इनमें। निजी क्षेत्र के व्यवसायों की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का दृष्टिकोण अधिक उदार होता है। देखो क्या करें कि जो निजी क्षेत्र के जो व्यवसायी जो होते हैं उनकी अपेक्षा हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपकरणों का जो दृष्टिकोण होता है बहुत अधिक उदार होता है। उदार मतलब हमारा जैसे बोल सकते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा जैसे
हाँ, सही तरीके से मतलब समाज के लिए सोचना, ठीक है, और क्या कहते हैं, समाज की भलाई के लिए लोग ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज जो होती है वो इतना समाज के लिए नहीं सोचती, ठीक है। तो ये उपकरण ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जो उनके कर्मचारी, उपभोक्ता और अंततः पूरे समाज के लिए हितकर हो, ठीक है। तो जैसे आपका सार्वजनिक उपकरण जो होते हैं, लोग ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को अपनाते हैं जो उनके लिए भी ना हो, मतलब समाज की भलाई के लिए हो, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज, कस्टमर्स और उनके पूरे समाज के हित के लिए माने जाते हैं, ठीक है। सार्वजनिक उपकरणों की इस विशेषता के कारण ही अन्य सही पक्षकारों के साथ मधुर संबंध रहता है। इस वजह से ही जो लोग होते हैं वो सार्वजनिक क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्या कहते हैं, उपकरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अच्छा व्यवहार, इनका अच्छा क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। 8वां पॉइंट कह रहा है सभी वर्गों के लिए उपयोगी होते हैं। सार्वजनिक उपकरण समाज के किसी एक वर्ग की सेवा नहीं करते बल्कि सबके लिए उपयोगी होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक उपकरण जो होते हैं हमारे, ये समाज के किसी एक, ये नहीं कि सिर्फ अमीर को ही फायदा दे रहे हैं या गरीब को ही फायदा दे रही है, बल्कि सभी लोगों को इक्वली मानते हैं और सबके लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। 9वां पॉइंट कहता है कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार, कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक उपकरणों का एकाधिकार होता है, ठीक है। एकाधिकार मतलब मोनोपोलियो, ठीक है। क्या कह रहा है कि जिसपे एक ही स्वामित्व, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों में ऐसे सार्वजनिक उपकरण है जिसमें सिर्फ उपकरणों का एकाधिकार होता है। एकाधिकार का अभिप्राय है कि किन्हीं विशेष उद्योगों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है, ठीक है, जो मैंने बताया। जैसे आपका रेलवे हो गया, डाक हो गया, तार आदि की सेवा है, ठीक है। ये कुछ ही जगह पे ही स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है, और इस पर जो अधिकार होता है सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे क्या कहें, समाज सेवा के लिए ऐसा जरूरी भी है क्योंकि इन उद्योगों से अधिक लाभ न होने के कारण कुछ निजी क्षेत्र के उद्यमी इनमें कोई रुचि नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई बेनिफिट नहीं होता है सार्वजनिक क्षेत्र में, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी जो होती है इनके साथ इतना काम करना पसंद नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सार्वजनिक अथवा राजकीय उपकरणों के प्रारूप। सार्वजनिक अथवा राजकीय उपकरणों के क्या क्या प्रारूप है, जैसे कि स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन व्यावसायिक संगठनों को शामिल किया जाता है जो सार्वजनिक महत्व के हैं तथा जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है, ठीक है। इन उपकरणों में सरकार या तो इनकी एकमात्र स्वामी होती है अथवा इनका अधिकतम स्वामित्व सरकार के पास होता है। वैधानिक दृष्टि से सार्वजनिक उपकरण गैर निगमित तथा निगमित हो सकते हैं। जैसे आपने प्राइवेट एंटरप्राइज में पढ़ा था कि गैर निगमित और निगमित कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ना क्या कहते हैं, हिंदू फैमिली का पढ़ा था और क्या कहते हैं पार्टनरशिप्स का पढ़ा था, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का पढ़ा था। तो वैसे इसमें भी दोनों होते हैं, गैर निगमित और निगमित, ठीक है। अब आता है सबसे पहले हमारा विभागीय उपकरण। विभागीय उपकरण क्या होता है? सार्वजनिक उपकरणों को संचालित करने का ये सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है। ये उपकरण अनिवार्यतः पूर्ण रूप से सरकारी, केंद्र, राज्य या स्थानीय स्वामित्व नियंत्रण में होते हैं। विभागीय मतलब डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, कि मतलब जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी काम होता है वो डिपार्टमेंट वाइज होता है, ठीक है। आपको वहाँ पे एक डिपार्टमेंट मिलेगा, किसी एक काम को करने का अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि विभागीय उपकरण में क्या होता है कि हर एक काम को करने का एक अलग अलग विभाग होता है, ठीक है। तो सार्वजनिक उपकरण को संचालित करने का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप माना जाता है, मतलब इसको चलाने के लिए, सार्वजनिक उपकरण को चलाने के लिए सबसे अच्छा ये बहुत अच्छा रूप माना जाता है, ठीक है। ये उपकरण अनिवार्यतः पूर्ण रूप से सरकारी, केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्वामित्व नियंत्रण में होता है। और ये जो उपकरण होते हैं इनको चलाने के जो तरीके होते हैं सरकार के हाथ में होते हैं, और इन पे जो नियंत्रण, कंट्रोल और इनका जो स्वामित्व होता है वो सरकार होता है, चाहे वो केंद्रीय हो, राज्य या स्थानीय हो, ठीक है। और इनका जो प्रबंध उपकरण से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखो इनका जो प्रबंध होता है वो कौन करता है? इन प्रबंध मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मतलब जो विभाग का जो सचिव होता है इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता है, ठीक है, जो मंत्रालय के निर्देश और नियंत्रण में काम करता है। और ये तब काम करेगा जब मंत्रालय इसको आज्ञा देगा, इसको नियंत्रण देगा या इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। प्रति वर्ष इनका बजट बनता है जिसको स्वीकृति सरकार से ली जाती है। इनका हर साल जो होता है बजट बनाया जाता है कि इनको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, इतने कितना सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है, इनको कितना लॉस हुआ, ठीक है। और इनकी जो स्वीकृति ली जाती है किससे ली जाती है? सरकार से ली जाती है, ठीक है। और इन उपकरणों के वर्ष भर के कार्यकलापों में प्रगति और अन्य संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार करके संसद विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। देखो क्या करें कि इन उपकरणों में जो वर्ष भर में जो भी कार्यकलाप किए गए हैं, इनकी प्रगति हुई है, लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, इनके जो मामलों की रिपोर्ट तैयार करके लोग कहाँ प्रस्तुत करते हैं? संसदीय विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। विभागीय संगठन से संबंधित मंत्री विभाग की सफलता और असफलता के लिए संसद विधानसभा में जवाबदेह होते हैं। देखो क्या करें कि विभागीय संगठन में जो मंत्री जो होता है विभाग की जो सफलता या असफलता के लिए संसद में जवाबदेह माने जाते हैं, ठीक है। सार्वजनिक उपकरणों के विभागीय प्रारूप की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका विभागीय उपकरणों की विशेषता। क्या क्या विशेषता है इसके? पहली आती है इसकी स्थापना। इसकी स्थापना करना की स्थापना किस तरीके से होता है? इनकी स्थापना एक सरकारी विभाग के रूप में सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक सरकारी विभाग को एक विशेष मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। स्वामित्व ऑनरशिप के तहत इन उपकरणों का अनिवार्यता पूर्ण सरकारी स्वामित्व, क्योंकि सरकार ही इसको कंट्रोल करती है, सरकार इसको देखती है, सरकार इसको डायरेक्शन करती है। ठीक है। प्रबंध, इनका मैनेजमेंट कैसा होता है? इनका प्रबंध उपकरण से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है, क्योंकि मंत्रालय इसको क्या करता है, इनको मैनेजमेंट करके चलते हैं और बाद में संसद में इसी को जवाब देना पड़ता है। ठीक है। विभागीय सचिव इसका इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिसे हम CEO बोलते हैं। ठीक है। वित्त व्यवस्था इनकी अच्छी होती है। इनकी वित्त व्यवस्था पूर्णतः सरकार द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से की जाती है, कि इनका बजट जिस तरीके से लॉस होगा या हानि होगा उसके बजट के अनुसार ही इनका वित्त व्यवस्था किया जाता है। इन्हें जनता से उधार लेने के अधिकार नहीं है। ठीक है। ये उपकरण अपने दैनिक खर्चों के लिए रुपया सरकारी खजाने से निकलवाते हैं। ठीक है। उन्हें अपनी आय भी सरकारी खजाने में ही जमा करवानी पड़ती है। इनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सरकारी खजाने में इनको सरकार को देना पड़ता है। ठीक है। जैसे हमारे, और दूसरा क्या कहते हैं, जो भी इनके दैनिक खर्चे होते हैं उसके लिए भी इनको सरकार का जो खजाना होता है उससे निकालना पड़ता है। खजाना जो सरकार की जो भी पेमेंट वगैरह होती है उससे लेना पड़ता है इन्हें। ठीक है। नियुक्तियाँ क्या होती है? इन उपकरणों की नियुक्तियाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की जाती है। इन विभागों के अपने स्वयं के स्टाफ चयन बोर्ड भी हो सकते हैं। इन लोगों के अलग अपने खुद से चुने गए जो स्टाफ होते हैं वो भी स्टाफ चयन बोर्ड भी हो सकते हैं। जैसे रेलवे में नियुक्तियों के लिए रेलवे सेवा कमीशन। ठीक है। विभागीय उपकरण में कर्मचारी सरकारी कर्मचारी, ये सारे जो होते हैं अलग अलग नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट क्या कहते हैं? पृथक अस्तित्व नहीं होता इनका, ये दूसरों को काम नहीं सौंप सकते। ठीक है। और दूसरा, इन उपकरणों का पृथक अस्तित्व नहीं, अर्थात ये अपने नाम में संपत्ति नहीं रख सकते और ना ही सरकार की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा कर सकते। ठीक है। क्योंकि नो सेपरेट एक्सचेंज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने खिलाफ प्रॉपर्टी रख सकती है, मतलब पेमेंट वगैरह रख सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये हमारी जो एंटरप्राइज होती है ये नहीं करती है। तो इन उपकरणों का पृथक अस्तित्व नहीं होता। ठीक है। और ये ना तो अपने नाम पर संपत्ति रख सकती है, ना ही सरकार की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा कर सकती है, ना ही इन पर मुकदमा कोई कर सकता है। ठीक है। इन एंटरप्राइज पर प्रशासनिक स्वतंत्र होते हैं लोग पूरी तरीके से। इन्हें प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि ये एक सरकारी विभाग के रूप में होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर इन्हें काम करना पड़ता है, इस वजह से इन्हें प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब इनके ऊपर शासन रहता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, क्यों? और इनमें राजनीतिक सरकार जो होती है वो हस्तक्षेप कर सकती है कभी भी, किसी भी टाइम। ठीक है। विभागीय उपकरणों के क्या लाभ है इनमें? पहला लाभ जो है इनका सरल स्थापना। इन उपकरणों की स्थापना बहुत सरल है, क्योंकि इनकी स्थापना के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको स्टार्टअप करती है, तो इसके लिए कोई पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं होता। मात्र सरकार द्वारा जारी किए गए जो प्रशासनिक आदेश है इनकी स्थापना हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? प्रभावपूर्ण नियंत्रण। इन उपकरणों का प्रबंध संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये कार्य शिक्षित एवं प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है, कि ये जो उपकरण है, इन उपकरणों का जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और जो भी नियम है ये सब कौन देखेगा? हमारा मंत्रालय द्वारा देखा जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो कार्य शिक्षित एवं प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है, कि पढ़े लिखे और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो भी इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करके चलते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है सरकारी आय में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। उपकरणों की गतिविधियों से प्राप्त आय सरकार की आय होती है, मतलब जो भी इनको एंटरप्राइज से जो भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, जो भी इनको लॉस हो रहा है, जो भी फायदे हो रहे हैं, ठीक है, जो भी काम करके इनको फायदा हो रहा है, ये जो किस गाँव की सरकार की आय मानी जाती है। तो इन उपकरणों से प्राप्त आय की मदद से सरकार की कुल आय में वृद्धि होती है, और इनको जो आय मिलती है एंटरप्राइज को, इससे सरकार को ही फायदा होता है। ठीक है। सरकार की कुल आय में इनको फायदा होने लगता है। फोर्थ पॉइंट जो हमारा कहता है कर भार में कमी। सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जनता पर कर लगाती है। जब विभागीय उपकरणों का आय होने लगती है तो सरकार की आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार आम जनता के कर भार में कमी करवाती है। इसका मतलब क्या है कि सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए, सरकार जो है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जनता पर क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है। ठीक है। और जब विभागीय उपकरण में आय होने लगती है, जब उनको प्रॉफिट होने लगता है क्या कहते हैं एंटरप्राइज में, तो इससे क्या करती है सरकार की जो आवश्यकता होती है वो पूरा हो जाती है। और इस वजह से जब उनकी आवश्यकता पूरी होने लगती है तो वो टैक्स भार में कमी कर देती है। ठीक है। सरल वित्त व्यवस्था।
क्योंकि वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वित्त व्यवस्था करना बहुत सरल माना जाता है। फंडों का उचित उपयोग कर लेते हैं लोग। इन उपकरणों की सभी गतिविधियां सरकारी अनुमति से की जाती है तथा इन पर अधिकारी का पूर्ण नियंत्रण होता है अतः फंडों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये फंड जो भी आते हैं वो सरकार के खजाने में जाते हैं और जो भी इनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये सरकार से ही लेते हैं। ठीक है, तो इनको कहीं भी फंड जो भी पैसे जो भी फंड्स वगैरह जो होती है इनका दुरुपयोग करना इनके लिए अनिश्चित है। ठीक है, विभागीय उपकरण की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हमारी। पहला आता है शीघ्र कार्यवाही की कमी। ठीक है, इसमें कार्यवाही करने में देरी जाती है क्योंकि इतने सारे हमारे डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट किस तरीके से कानूनी लॉ को फॉलो करते हुए काम करते हैं, सरकार के अंदर काम करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था तथा अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण प्राय निर्णय लेने में देरी होती है, परिणामतः शीघ्र कार्यवाही नहीं की जा सकती। यही कारण है कि अनेक लाभ के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। लोचशीलता की कमी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कठोर सरकारी नियमों के कारण लोचशीलता में कमी रहती है, जबकि एक उपकरण के सफल संचालन के लिए लोचशील का होना अति आवश्यक है कि एंटरप्राइज को चलाने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें लोचशील ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी नियम ज़्यादा है इसमें। ठीक है, प्रेरणा की कमी। ठीक है, देखने से ऐसा लगता है कि अधिकारियों को प्राप्त शक्तियाँ उनके लिए प्रेरणा का काम करती है और शक्तियों से प्रेरित होकर वो उपकरण की आय को अधिकतम करने के प्रयास करते हैं, लेकिन विभागीय उपकरणों का अधिकारियों को शक्तियाँ नामात्र की होती है। देखो क्या कह रहा है कि देखने से ऐसा लगता है कि जो भी अधिकारी जो है, जो अधिकारी को बिठाया गया वहाँ पे, उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके पास प्रेरणा और इस पावर को इस्तेमाल करके वो बहुत सारे अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, शक्ति से प्रेरित होकर वो उपकरण की आय को अधिकतम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन विभागीय उपकरण में, लेकिन हमारे जो विभागीय उपकरण में अधिकारी, जो भी अधिकारी, उन अधिकारियों की शक्ति जो होती है वो नाम मात्र की होती है, दिखाने के लिए होती है, फलतः वो आय को अधिकतम करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करते। ठीक है, प्रतियोगी भावना की कमी। प्रतियोगिता की कमी तथा लाभ उद्देश्य ना होने के कारण ये उपकरण हो रहे हानियों और विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होते इनके। ठीक है, और इनको कोई प्रॉफिट या लाभ से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से इनमें कोई भी प्रतियोगिता भावना की कमी रहती है। कर भार में वृद्धि हो जाती है। भारी हानि की दशा में विभागीय उपकरणों की हानियों को बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है, क्योंकि जब इनको लॉस हो जाता है तो ये लोग सरकारी खजाने से ही अपने फंड को क्या कहते हैं बढ़ाते हैं, तो इस वजह से भी इनको टैक्स का ज़्यादा से ज़्यादा जनता के ऊपर भार पड़ जाता है। छठा पॉइंट क्या कहता है, अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। इसमें विभागीय उपकरण में एक मंत्री की देखरेख में चलाए जाते हैं। मंत्री राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि होने के कारण पार्टी हित की देश हित पर प्राथमिकता देते हैं। लाल फीताशाही होते हैं। ठीक है, अत्यधिक कागजी कार्रवाई तक काम को ना निपटाने की आदत से लाल फीताशाही बढ़ती रहती है। लाल फीताशाही मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वगैरह जो होती है ये सब बढ़ती रहती है। ठीक है, परिणामतः लाल फीते बंधी हुई फाइलों को ढेर लग जाते हैं और कोई भी काम निपटने में नहीं आता, कि लोग जो होते हैं सारे कामों को ऐसे ही थप करके रख देते हैं। ठीक है, तो उसी को लाल फीताशाही बोलते हैं। और वो जो बुक्स वगैरह जो होती है उसके काम जो होते हैं, जो उसमें लिख के रखे गए वो पूरा नहीं हो पाते, तो इस वजह से काम जो होता है वो पेंडिंग रह जाता है। बस हमारा जो टॉपिक है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वैधानिक सार्वजनिक निगम होगा, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है चैनल में या क्वेश्चंस में कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी आपको कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा।